नमस्कार दोस्तों। मैं इस समय गुवाहाटी में हूँ। आज शाम को यानी कि शनिवार की शाम को ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर राजनीतिक खबरों का ढेर है मेरे पास। लगभग 1 डेढ़ घंटा मैं एयरपोर्ट पर रहा और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट गुवाहाटी में नया ही बना है और पूरी उसका जो इंटीरियर है और आउटलुक है वो पूरा का पूरा वुडन है, बैम्बू जो बांस होते हैं उस पर आधारित है और सब जगह आप देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ का एयरपोर्ट बनाया गया है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि गुवाहाटी का एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है। मुझे पता लगा कि अभी हाल ही में ये शुरू हुआ है, कुछ ही महीने पहले इसकी स्टार्टिंग हुई है टर्मिनल 2 की। खैर उससे आगे बढ़े और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने सोचा कि संडे स्पेशल है तो संडे स्पेशल के लिए एक रिकॉर्ड तो वीडियो करना ही था और राजनीतिक खबरों का यहाँ पर मेरे पास अंबार है। जैसे ही मैंने यहाँ पैर रखा गुवाहाटी में तो मुझे पता लगा कि अमित शाह गुवाहाटी में रोड शो कर रहे हैं। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि चलते हैं पुराने शहर में घूमने के लिए, तो उसने कहा कि सर पुराने शहर में सब जगह जाम लगा हुआ है और अमित शाह का रोड शो यहाँ पर चल रहा है। और फिर उसके बाद हम अपने होटल में पहुँच गए और होटल से ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर खबर यही है कि अमित शाह का आज रोड शो बड़ा ज़बरदस्त रहा, कई इलाकों में गुजरा और अमित शाह शनिवार की देर रात तक भी बीजेपी का जो यहाँ का मुख्यालय है वहाँ पर अपने सीनियर लीडर्स के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये सब सीनियर लीडर शामिल हैं, उन सब के साथ वो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे और बूथ लेवल तक किस प्रकार से चुनाव को मैनेज करना है इसका एक माइन्यूट प्रोग्राम, एक बिल्कुल बारीकी स्तर का प्रोग्राम तैयार किया गया है। और वैसे रविवार को भी उन्होंने कई जगह पर चुनावी रैलियां करनी है और सोनितपुर जिले में वो प्रचार के लिए जा रहे हैं रविवार को। जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे शायद वो वहां पर पहुंच भी चुके होंगे। वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा के राज्य मंत्री हैं अशोक सिंघल, उनके समर्थन में एक चाय बागान में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वो नलबाड़ी जिले के तीहू और कई स्थानों पर जाने वाले हैं। यानी कि 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, शनिवार का और इतवार का, दोनों दिन वो प्रचार करने वाले हैं। इसके बाद खबर ये मिली है कि 2 अप्रैल को वो फिर से यहां आएंगे और आप सब जानते ही हैं कि 9 अप्रैल को असम में मतदान होना है। असम में जो लोगों से मैंने बातचीत की, एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग मिले, कुछ प्रशंसक भी मिल गए जिन्होंने मुझे पहचान लिया। उन सब लोगों से भी बातचीत हुई। सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर भयंकर जीत होती हुई नजर आ रही है बीजेपी की और बीजेपी संभवतः यहाँ बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और यहाँ पर हैट्रिक लगने वाली है। मैं कह ही रहा था तो किसी ने कह दिया कि हर्ष जी आपने तो किताब भी लिखी थी हिंदुत्व की हैट्रिक। मैंने कहा हाँ यार, हिंदुत्व की हैट्रिक मैंने लिखी थी, लेकिन वो 2024 के चुनाव के बारे में लिखी थी। और उन्होंने कहा तो साहब आप असम के बारे में भी जरूर किताब लिखिएगा कि हिंदुत्व की हैट्रिक यहाँ भी लगने जा रही है। मैंने कहा कि यार मैं तो चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हैट्रिक होने जा रही है योगी जी की, उस पर भी मैं किताब लिखूं, लेकिन किताब लिखने के लिए बड़े समय की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प खबर मिली है दोस्तों, वो खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रचार के लिए यहां पर बुला रहे हैं बदरुद्दीन अजमल। एआईयूडीएफ, आप जानते हैं कि यहां पर मुसलमानों की अपनी पार्टी है एआईयूडीएफ। एआईयूडीएफ ने यहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था 2021 में और उन्होंने 16 सीटें जीती थी। उससे पिछले वाले चुनाव में 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें उनके पास 13 सीटें थी। यानी कि कांग्रेस के साथ जब वो गठबंधन में लड़े बदरुद्दीन अजमल तो उनकी सीटें बढ़ गई थी। और बदरुद्दीन अजमल यहाँ जाना पहचाना नाम है, उनके यहाँ पर बहुत सारे मदरसे चलते हैं, मुसलमान उन्हें अपना बड़ा नेता मानते हैं। धुबरी लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन चूंकि धुबरी लोकसभा सीट का समीकरण इस बार सारा डायनेमिक्स बदल गया है, क्योंकि असम में 2023 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद लोकसभा सीटें भी, क्षेत्रों का भी परिसीमन हुआ है और जो विधानसभा सीटें हैं वो भी नई तरीके से बनी हैं। तभी तो यहां पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो 32 हुआ करती थी 2023 से पहले,
लेकिन अब केवल 22 सीटें हो गई हैं जिन पर मुस्लिम सीटें। इस प्रकार की सीटें परिसीमन यहां पर हुआ है और इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का मानना पड़ेगा कि उनकी बड़ी भूमिका है कि उन्होंने 10 मुस्लिम सीटें यहां पर कम करा दी। यानी कि जो मुस्लिम आबादी थी उनको इस तरीके से मैनेज किया गया है कि वो 32 में फैलने के बजाय 22 सीटों में ही वो फैल करके रह जाए। और देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इसमें बड़ी मेहनत की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये भी कोई बात हुई, आप लोगों ने ऐसे करा लिया। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो सत्ता में होता है उसको इतना लाभ तो इस चीज का मिलता ही है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट यहां पर किया। और इस बार जो मियां मुस्लिम है, मियां मुस्लिम कैसे होते हैं, देखिए यहां पर असम में 2 प्रकार के मुसलमान हैं। एक जो मूल रूप से यहां के रहने वाले हैं और एक बहुत बड़ा यहां पर जो तबका है मुसलमानों का, वो है जो बांग्लादेश से यहां पर आकर के बस गए हैं। इनको बांग्लादेशी मुसलमान भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें मियां मुस्लिम कहते हैं, जो बंगाली बोलने वाले हैं। वैसे तो असम में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बंगाली बोलते हैं और पश्चिम बंगाल से आए हैं, लेकिन जो बांग्लादेश से यहां पर आए हैं उन्हें मियां मुस्लिम कहा जाता है। और पिछले चुनाव में आपको याद होगा जब सर्बानंद सोनोवाल सीएम हुआ करते थे, 2021 के चुनाव का जब प्रचार चल रहा था, तो उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नारा दिया था कि भाई ये कहा था कि भाई मैं मियां मुसलमानों से हाथ जोड़ता हूं कि हमें वोट मत देना, हमें आपके वोट नहीं चाहिए। और तब से मियां मुसलमानों को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा का रुख बड़ा सख्त रहा है। उनके कुछ बयान बड़े विवादित भी हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कह दिया था कि हम जो मियां मुस्लिम हैं उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। हालांकि उनका जो सेंस था, उनका कहने का यह था कि जो मियां मुस्लिम हैं उनका राजनीतिक रूप से हमने हाथ भी तोड़ दिया है और पैर भी तोड़ दिया है। और अभी हाल ही में उनका यह बयान आया है कि जो मियां मुस्लिम हैं इस बार इस चुनाव में जो उनकी राजनीतिक रूप से कमर होती है उसको भी तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसे बड़ा उत्तेजक बयान माना जा रहा है और बदरुद्दीन अजमल AIUDF के जो प्रमुख हैं वो इस पर नाराज है। वैसे बदरुद्दीन अजमल इस बार चुनाव हार गए थे और AIUDF लोकसभा का चुनाव हार गए थे, तो बदरुद्दीन अजमल इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं हम। बदरुद्दीन अजमल हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमलावर हुए हैं कि आप मुसलमानों के बारे में इस तरह के बयान बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये हेमंत बिस्वा शर्मा का अपना स्टाइल है। देखिए बदरुद्दीन अजमल ने इस बार एक काम बहुत बढ़िया किया। उन्होंने अपने बेटे को भेजा हैदराबाद और उससे यह कहा कि जाओ और वहां जाकर ओवैसी साहब से बात करो। असदुद्दीन ओवैसी आप जानते हैं कि कितने बड़े मुसलमानों के नेता हैं और देश भर में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। तो एक लोगों के मन में यह भी सवाल था कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी आसाम में क्यों नहीं उतारे, जब यहां पर 25-30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स भारी संख्या में हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बदरुद्दीन अजमल की वजह से यहां पर अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे। चुनाव की शुरुआत से पहले ही बदरुद्दीन अजमल ने अपने बेटे को भेजा हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए और उनसे कहा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आपके ही प्रत्याशी हैं। अगर आप अपने प्रत्याशी उतारोगे तो नुकसान हमारा होगा और हमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों से चुनाव लड़ना है। 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो महाजोत बनी थी यहां पर विपक्ष की, यानी कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल और छोटे मोटे दलों ने मिलकर के एक महाजोत बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई लाभ महाजोत को नहीं हुआ था क्योंकि बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेने में सफल रही थी। लेकिन एक नुकसान हो गया था, कांग्रेस का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। बदरुद्दीन अजमल ने तो अपने विधायक 13 से 16 करा लिए थे क्योंकि कांग्रेस का वोट भी उनके साथ ऐड हो गया था। लेकिन जैसे ही पिछला चुनाव संपन्न हुआ, राहुल गांधी ने और गौरव गोगोई जो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इन सब लोगों ने बदरुद्दीन अजमल से पिंड छुड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव के समय सुष्मिता देव जो इनकी युवा मोर्चे की और उसकी महिला मोर्चे की अध्यक्ष हुआ करती थी और बड़ी कांग्रेस लीडर हुआ करती थी, इस समय तो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं वो, उन्होंने विरोध किया था कि हमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम उनके साथ समझौता करेंगे तो हमारे जो हिंदू वोट हैं वो हमसे छिटक जाएंगे, वरना अभी हमें हिंदू वोट भी मिल रहे हैं और मुस्लिम वोट भी मिल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और गौरव गोगोई की बुद्धि में ये बात आई नहीं थी, वो बिल्कुल सही कह रही थी। पिछली बार चांस कांग्रेस का बढ़िया बन सकता था अगर बदरुद्दीन अजमल को साथ ना लेते। बदरुद्दीन अजमल की सीटें तो बढ़ गई लेकिन कांग्रेस की सीटें घट गई।
ये हुआ था पिछली बार। तो इस बार बदरुद्दीन अजमल ने अपने बेटे को भेजा मिलने के लिए और असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि साहब आप आइए और हमारे रैलियां कीजिए, आपकी पार्टी हमारी पार्टी एक ही पार्टी है, अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, फायदा उठा लेंगे कांग्रेस वाले। ये बात असदुद्दीन ओवैसी की समझ में आई और असदुद्दीन ओवैसी हमेशा इस बात से बड़े नाराज रहते हैं कि उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। वो भी पार्लियामेंट के सेशन में जब बोल रहे थे, भाई उन्होंने तो कांग्रेस वालों से कहा भी था कि भाई मैं तो बीजेपी की बी टीम हूं, मुझे बोल लेने दो, आप चुप बैठ जाओ। कांग्रेस वाले बड़े नाराज रहते हैं बदरुद्दीन अजमल से, और जितनी भी पार्टियां मुसलमानों के वोटों के पीछे भागती हैं वो असदुद्दीन ओवैसी से बड़ी नाराज रहती हैं। जैसे अखिलेश यादव भी नाराज रहते हैं, तेजस्वी यादव भी नाराज रहते हैं, ममता बनर्जी को भी उनसे परेशानी रहती है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देश के मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी का ठीक ठाक रुतबा है, ठीक ठाक उनका हिसाब किताब है। तो अब ये हुआ है कि बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा है ओवैसी से कि आप आइए और हमारे रैलियां कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि बदरुद्दीन अजमल स्वयं बिन्ना कंडी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिम इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की रैली कराई जाएगी। और मैंने आपको बताया कि पिछली बार 16 सीटें जीती थी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने, तो ये तय किया गया है कि 2 और 3 अप्रैल को रैलियां कराई जाएंगी असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम इलाकों में। और मुस्लिम इलाकों में जो रैलियां कराई जाएंगी वो आपको बता दूं कि यहां पर जो मुस्लिम इलाके हैं, जो डुबरी लोकसभा सीट है उसकी 5 विधानसभा सीटें हैं, सारी की सारी सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है और उन सभी सीटों पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF अपने प्रत्याशी उतार रही है। बरपेटा और नागांव और करीमगंज, ये 3 ऐसी सीटें, 3 ऐसे इलाके हैं जहां की 3-3 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर मुसलमानों की आबादी है, और गोलपारा की 2 सीटों पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। और मैं आपको बता दूं कि 8 रैलियां 2 दिन में करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि 2 और 3 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी आसाम आ रहे हैं और 8 रैलियां करने वाले हैं। हालांकि यहां अगले एक सप्ताह में मौसम बड़ा खराब रहने वाला है। आज जिस समय मैं उतरा था उससे कुछ समय पहले यहाँ बारिश भी हुई थी और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और वैसे भी यहाँ चुनाव जो है उस प्रकार का नहीं होता है जिस प्रकार का चुनाव हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं या बिहार में देखते हैं, बहुत आक्रामक टाइप का और बड़ा हो हल्ला वाला, उस प्रकार का चुनाव यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन फिर भी चुनावी गहमा गहमी अब यहाँ तेज हो चुकी है क्योंकि मतदान की तिथि यहाँ 9 अप्रैल को है। दूसरी ओर मैं इस बारे में ही बात कर रहा था, बदरुद्दीन अजमल के बारे में। कांग्रेस इस बात से परेशान है कि बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिला लिया है। और देखिए, कांग्रेस को यह लग रहा था कि 23 सीटों पर, मुसलमानों की जो 23 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक हो सकती थी। लेकिन अगर ओवैसी आएंगे तो जो 2-4 मुसलमान जाने वाले होंगे कांग्रेस को वोट देने के लिए, वो भी नहीं जाएंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से विधानसभा का सांसद हैं जोरहाट से, और विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन गौरव गोगोई ने आलोचना की है इस बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और अजमल के बीच में एक अंदरूनी पैक्ट हो गया है। आजकल एक रणनीति चल पड़ी है राजनीतिक दलों की, वो सब एक दूसरे से पैक्ट बताने लगते हैं और ये बताने लगते हैं कि सबने अंदर खाने हाथ मिलाए हुए हैं। जैसे मैंने केरल को लेकर एक वीडियो बनाया था कि वहां हर आदमी हर एक से गुप्त समझौते की बात कर रहा है। तो गौरव गोगोई ने यह कहा है कि आने वाले समय में एक राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं 1-2 सीटों के, यहाँ के आसाम के। तो गौरव गोगोई का यह कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल से हाथ मिला लिया है और राज्यसभा की सीटों के लिए कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ रही है बीजेपी को, तो वो बदरुद्दीन अजमल का समर्थन उस राज्यसभा की सीट के लिए लेने के लिए उन्होंने खुली छूट दे दी है। और अगर वो वैसे यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं तो फिर कांग्रेस के लिए मुस्लिम सीटों पर कुछ बचता नहीं है। और गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि देखिए, बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ तो इतनी सारी जांच हुई है, खुफिया जांच हुई है कि उनको विदेशों से डोनेशन आती है, फंडिंग आती है उनके मदरसों की, लेकिन आज तक हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको गिरफ्तार करने की, बदरुद्दीन अजमल को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की है। ये सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिन सीटों पर AIUDF अपने प्रत्याशी उतार रही है, और मेरा ख्याल है 25-30 के आसपास वो प्रत्याशी उतार रही है यहाँ पर, उन सीटों पर मुकाबला तिकोना होगा।
ऐसा नहीं है कि वहां पर भाजपा बाहर हो जाएगी। अगर मुस्लिम वोट पोलराइज होंगे बदरुद्दीन अजमल की तरफ, ओवैसी की तरफ, तो फिर हिंदू वोट सारे चले जाएंगे बीजेपी की तरफ और कांग्रेस ठन ठन गोपाल हो जाएगी। कांग्रेस की इस बार स्थिति मुझे बेहद खराब यहां पर नजर आ रही है और एआईयूडीएफ का मुसलमानों में यहां बढ़िया नेटवर्क है और कांग्रेस इसी वजह से परेशान है कि अगर यहां पर चुनाव लड़ती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बदरुद्दीन अजमल के बीच में हाथ मिल जाता है तो कांग्रेस का पत्ता यहां पर साफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2011 में जब असम की जनगणना हुई थी तो यहां टोटल आबादी का 34% मुसलमान थे, जिसमें से उन 34% के 60% बांग्लादेशी यानी कि मियां मुस्लिम थे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और यहां पर एक बड़ी ड्राइव चली है। जो घुसपैठिए हैं यहाँ पर, जिनके यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, उन सब के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक लंबा कैंपेन यहाँ पर चलाया है। उसका असर तो निश्चित रूप से होना ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कई बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की रैली 1 अप्रैल को होने वाली है। असम में कहाँ होंगी मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन 2 बड़ी रैलियां 1 अप्रैल को वो करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल नजर यही आ रहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं और बीजेपी हाईकमान ने पूरा का पूरा चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा को हैंड ओवर कर दिया है कि जाइए वन मैन शो करके दिखाइए। अमित शाह आए हैं, अभी फिर आएंगे, 2 अप्रैल को फिर आएंगे अमित शाह, लेकिन माना यही जा रहा है कि यहाँ के लोगों का जो मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतना तो काम यहाँ पर करा दिया है कि वो अपने दम पर यहाँ चुनाव जिता सके। और मैंने देखा यहाँ डेवलपमेंट बहुत हुआ है। एयरपोर्ट से और आगे जब चलते हैं तो बहुत सारा अतिक्रमण यहाँ पर हटाया गया है और सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बना दी गई हैं। हालांकि जहाँ आज अमित शाह की रैली थी उधर पुराने गुवाहाटी में जो पुराना सिटी है वहाँ बहुत कंजस्टेड है, बहुत भीड़भाड़ है और वहाँ पर बड़ा जाम वाम भी लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी गुवाहाटी में डेवलपमेंट एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तक सब जगह नजर आ रहा है और इसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को पूरे पूरे अंक दिए जाने चाहिए। लेकिन कांग्रेस परेशान किस वजह से है कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी ने हाथ क्यों मिला लिए। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।